नमस्कार। इस वक्त हम गुजरात में हैं और गुजरात के चुनाव के रंग आपने देखे कि किस तरह से गुजरात के चुनावों में अलग अलग रंग जो है यहां पर दिखने लगे और गुजरात का जो चुनावी लड़ाई है वो यहां पर लगातार जो है गंभीर होती जा रही है, तेज होती जा रही है। इस वक्त अगर हम कहें तो इस वक्त हम गुजरात में सूरत में खड़े हैं। यहाँ की औद्योगिक नगरी है सूरत, यहाँ क्या प्रमुख शहर है, बल्कि कह सकते हैं कि देश के प्रमुख शहरों में से एक है सूरत शहर। और जब सूरत की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इसको दक्षिण गुजरात का एक हिस्सा है, लेकिन हम बात करेंगे पूरे गुजरात की। और जब गुजरात की हम बात करते हैं ना तो जाहिर तौर से गुजरात एक वो स्टेट है जहां पर 27 साल से लगातार बीजेपी का राज है और कांग्रेस यहां लगातार बीजेपी को हरा करके सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव की अगर आप नजर डालें, पिछला चुनाव बहुत दिलचस्प हुआ था, बड़ा कांटे का चुनाव था। इस बार एक बार फिर कांग्रेस चुनौती दे रही है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि वो 150 सीटें इस बार जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके दम लेंगे। आम आदमी पार्टी भी चुनाव में है, मैदान में है, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वो कुछ पॉकेट्स में, कुछ सीटों पर शायद आम आदमी पार्टी का असर दिखे, लेकिन मोटे तौर पर मुकाबला जो है बीजेपी बनाम कांग्रेस में है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने एक तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ का चुनावी माहौल गरमाया हुआ था, आप अंदाजा लगा सकते हैं बीते 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर 7 जगह जो है जनसभाएं की है, 7 जनसभाएं की है। और कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि गुजरात जीतना है, तो इसलिए कांग्रेस को भी अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारना पड़ रहा है। राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से विराम लेकर वो गुजरात में आए और आज गुजरात में उन्होंने 2 जनसभाएं की। दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने मुद्दे उन्होंने उठाए अपनी तरह से। और आपने देखा कि हमने आपको सुनवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ चुनावी सभाओं में क्या कहा और साथ साथ राहुल गांधी भी किन मुद्दों को उठा रहे हैं, सब आपने सुना। तो हम ये बात करेंगे क्योंकि मेरा आज का जो मूल विषय, जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया एक तरह से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जाने जाते हैं कि वो चुनाव में सही मौके पर सही जगह पर स्ट्राइक करते हैं। कुछ दिन पहले ही मधुसूदन मिस्त्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने चुनाव का जिक्र करते हुए औकात शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि हम औकात दिखा देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वही मुद्दा बनाया अपनी सभा में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं तो सेवक हूं और मेरी औकात की क्या बात है, मेरी कोई औकात नहीं। तो आज का मेरा जो विषय है, मोटे तौर पर गुजरात की लड़ाई औकात पर आई, और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ जो है डॉक्टर चयनिका उनियाल जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डॉक्टर चयनिका उनियाल जी। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जगदीश पटेल जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सूरत शहर के मेयर रह चुके हैं। और मेरे साथ साथ मनोज मिस्त्री जी भी हैं। मनोज मिस्त्री जी गुजरात गार्डियन के संपादक हैं, यहाँ के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं शुरुआत जो है चयनिका जी आप ही से करता हूँ कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है चुनाव में सेल्फ गोल करने में माहिर है। एक बार फिर जो है, क्योंकि ये जब भी हमने देखा है, यहाँ का चुनावी इतिहास है, कभी चाय वाला बोल देना पीएम को लेकर, वो कांग्रेस को भारी पड़ता है। उसके बावजूद जो इस तरह की कांग्रेस जो है सेल्फ गोल कर देती है, आपको नहीं लगता? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार कर दिया औकात वाले बयान पर। जी, मैं ये कहूँगी कि आप जो है शब्दों से खेल के और भावनाओं पर खेल के जनता को बहुत दिनों तक मूर्ख नहीं बना सकते। क्योंकि आप ये देखिए, जिस दिन यहाँ पे सौराष्ट्र में मोराबी का पुल गिरा था, तो मैं ये कहूँगी कि वो मोराबी का पुल नहीं गिरा था, बल्कि विकास मॉडल भरभरा करके गिरा था। वो सिर्फ भ्रष्टाचार का मॉडल ही नहीं, बल्कि एक असंवेदनहीनता होने का भी मॉडल है, क्योंकि उसके बारे में आपने आज तक कुछ नहीं किया। अगर आप आंकड़ों पर जाएँ, आप सूरत शहर में खड़े हुए हैं, आप पूछिए कि कितनी यूनिवर्सिटी है जो 27 सालों में भाजपा सरकार ने यहाँ पे खोली है। अगर मैं स्कूलों का आंकड़ा आपको दिखाऊं तो 140 निजी स्कूल पे मात्र 5 सरकारी स्कूल जो है वो यहाँ पर खुलते हैं। और पिछले आपने उसकी बात की चुनावों की, तो 2017 में भाजपा सरकार ने वादा किया था यहाँ के व्यापारियों से कि गारमेंट हब बनाएंगे। कहाँ है वो गारमेंट हब की बातें? और आपने ये भी कहा था कि हम जीएसटी का सरलीकरण करेंगे ताकि छोटे व्यापारियों को फायदा हो। तो लेकिन कहाँ है वो सरलीकरण, बल्कि आपने जीएसटी को और कठोर बनाया है। तो मेरा ये कहना है कि शब्दों को लेकर के, भावनाओं को लेकर के राजनीति करना बंद करें,
ठोस बातें करें, मुद्दों पे बातें करें, तो फिर असली राजनीति दिखाई देगी। चयनिका जी, आपने जो बात की, जो मुद्दे उठाए, जाहिर तौर पर वो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उन पर मैं जो आपने सवाल उठाए मैं बीजेपी से जरूर जवाब मांगूंगा। लेकिन मैं मूल सवाल पे फिर आ रहा हूं। आप जो कह रही हैं ठीक है, इन सब चीजों पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि चुनाव में ये सारे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा औकात पे नहीं विकास पे चुनाव लड़िए, क्योंकि ये बयान तो अल्टीमेटली कांग्रेस नेता का ही है कि प्रधानमंत्री को इस बार औकात दिखा देंगे। अब ऐसे बयानों की जरूरत ही क्या है? मैं ये कहूंगी कि बयानों की अगर बात करें तो खुद नरेंद्र मोदी जी के भी बयान प्रधानमंत्री रहते हुए काफ़ी कम नहीं रहे। मतलब आपने 56 करोड़ की समथिंग गर्लफ्रेंड कहना, कांग्रेस की विधवा कहना, आपने भी बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भावनाओं में बह के किया है। तो आप खुद दूध के धुले नहीं हैं कि आप दूसरों पे सवाल खड़े करें शब्दों को लेकर के। शब्दों की संयमता सब तरफ से होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हर आदमी को इसका ध्यान रखना चाहिए, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कोई सी भी पार्टी हो। लेकिन अब शब्दों पर खेल करके राजनीति करना इस देश के लिए, इस देश को पीछे की तरफ धकेलने वाली बात। लेकिन आप ठीक है, आप कह रही है कि शब्दों पर नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि शब्द जो है जिन पर आज प्रधानमंत्री खेल गए, अगर कहें आपकी भाषा में, तो वो शब्द कांग्रेस नेता की। और मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस ये सेल्फ गोल तो नहीं करती। मैं आऊंगा इस पर, मैं जगदीश जी से ले लूं। जगदीश पटेल जी, आपको क्या लगता है कि आप लोग भावनात्मक मुद्दे जो हैं, गुजरात के मुद्दे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, उनको छोड़कर आपको जब मौका मिलता है बीजेपी को कांग्रेस के नेताओं के बयान उठा लेना, भावनात्मक मुद्दों पर बात करना, क्या इन सब चीज़ों पर चुनाव लड़े जाएंगे, विकास पर नहीं? देखिए, गुजरात की जनता बहुत समझदार है, भावनाओं में बह के कभी वोट नहीं करती। वो वोट करती है, वो विकास को देख के करती है, नेता, नीति, नियत सारी चीज़ें देखकर करती है। भावनाओं की बात में कभी बहकर गुजरात की जनता वोट नहीं करती। तभी 27 साल से ये बीजेपी को फिर एक बार ये रिपीट कर करके ये शासन सौंप रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि गुजरात में जो विकास का मॉडल है, वो मॉडल गुजरात की जनता ने अप्रूव भी किया है और बार बार लगातार उसको अप्रूव करती रही है। यहाँ तक कि गुजरात के मॉडल को देख के ही पूरे देश की जनता ने भी पीएम के तौर पर मोदी जी को ये पसंद किया। आज भी उसकी पहली पसंद इसलिए है, जैसे 2019 में जो मेजोरिटी आई वो 14 से भी ज़्यादा करके आई। इसकी वजह यह है कि उनका मॉडल है, उसने ये मॉडल दिखाया है और उसके ऊपर चल के जाते। लेकिन आप जगदीश भाई जी, इससे पहले कि आगे बढ़े, जो चयनिका जी ने कहा, मैं उस सवाल पर दोबारा आता हूँ। वो कह रही है कि जो मोरबी में जो कुछ हुआ, वो तो जो मॉडल था बीजेपी का, जो गुजरात मॉडल बीजेपी कह रही, वो तो भरभरा के गिर पड़ा। तो वो तो कह रहे हैं कि मॉडल जो है वो एक्सपोज हो गया पूरी तरह। अब देखिए, एक घटना है, उसकी वजह से ये हम लोग नहीं कह सकते कि जिसकी आधी कैबिनेट करप्शन के आरोप के तहत जेल में हो और पूरे कौभांड के हिसाब से आधी गवर्नमेंट को अंदर जाना पड़ा हो, जिसका प्रधानमंत्री ऐसा बोलता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे भेजते, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? अब ये सारी चीजें अगर देखें तो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई उंगली भी ना उठा सके इस तरह से अगर किसी ने ये 14 के बाद जो शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये पूरे विश्व में एक मिसाल है और सारे देश में लोग इसको मानते हैं। तो ये एक आध कोई घटना है, उसको देखकर अगर मॉडल चरमरा जाए, इतना तो कमजोर मॉडल है ही नहीं। जो हुआ वो सारे देश ने देखा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा है, कई सारे मामलों पर ये देखा गया है। तो मैं मानता हूं कि ये मॉडल देश के सामने सही है। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर और मैं इस पर जरूर बात करूंगा आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं जो है आपके पास मनोज जी आता हूं। मनोज जी, ये जो पूरी बात हो रही है कि भाई दरअसल ये पूरा जो मामला है, प्रधानमंत्री को लेकर के जो कुछ कहा गया, उसको लेकर जो पूरा मामला है, वो आपको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी इन मुद्दों पर खेल जाती है और कांग्रेस जो है वो एक तरह से सेल्फ गोल कर देती है। क्या आपको लगता है ये औकात वाला मधुसूदन मिस्त्री का बयान जो है वो एक बार फिर जो है वो कह सकते हैं कि सेल्फ गोल कर दिया कांग्रेस ने? इसमें क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अगर प्रधानमंत्री नहीं होता तो तर्कशास्त्री होता, क्योंकि वो मुद्दे को पकड़ के चलते हैं। उनको मालूम है कि कांग्रेस वाले कहीं ना कहीं भूल करेंगे। लास्ट इलेक्शन में उनको मौत का सौदागर कहा गया था, तो मौत का सौदागर का जो वर्ड्स हैं वो शायद आम लोगों जिन्होंने जो शब्द यूज किया, शायद जो सोनिया गांधी ने यूज किया था, शायद उसको मालूम नहीं होगा कि मौत का सौदागर का मतलब क्या होता है। अभी जो औकात वाली बात है, वो मधुसूदन जो है मिस्त्री, वो गुजरात के हैं
और गुजरात में ये औकात जो वर्ड्स हैं वो सब लोग बोलते हैं कि तेरी औकात क्या है, मतलब तेरी ताकत क्या है, मैं तेरे को दिखा दूंगा। मोदी जी को भी मालूम है कुछ कैसे जवाब देना है। अभी वो मेगा पाटकर को लेके भी चलते हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। विकास के मुद्दे जो हैं वो साइड में रह जाते हैं और कहीं ना कहीं बवाल ऐसी खड़ी कर देते हैं कि कांग्रेस अगर सही है फिर भी वो नेपथ्य में चली जाती है। कांग्रेस वाले जो उसका मुकाबला करना चाहिए मोदी जी का, वो नहीं कर पाते हैं। और मोदी का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो पैशन है उसके पास। वो देखते हैं कि शिकार कब तक मेरे पिंजरे में आएंगे, तभी वो पिंजरा बंद करेंगे, तब तक वो बैठे रहेंगे, वो खेलते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कांग्रेस वाले और अपोजिशन वाले कहाँ गलती करता है। वो गलती करने के बाद इतनी ताकत से उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि वो गलती करने वाले दब जाते हैं। अभी गुजरात में जो बीजेपी का जो मुद्दा है वो विकास का है। गुजरात में विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि गुजरात मैं उस पर आऊं। उससे पहले आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा कि मतलब वो विपक्ष को आने का इंतजार करते हैं, और क्या लग रहा है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जो मौत का सौदागर की आपने बात करी प्रधानमंत्री के लिए कहा, और पूरा चुनाव पलट गया उससे। मणिशंकर अय्यर ने कहा चाय वाला, इनको यहाँ पे चाय, और आपको लगता है कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मधुसूदन मिस्त्री का ये बयान जो है वो मणिशंकर अय्यर साबित हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो जल्दी बौखला जाते हैं। ये चुनावी लड़ाई में जहां तक अपना कॉन्फिडेंस न हो सामने वाले के खिलाफ, तब तक वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। मोदी जी को मालूम है कि ये लोग कहाँ गलती करेगा, कैसे, वो शब्दों की गलती करते हैं, और तो कोई कर नहीं सकते हैं। गुजरात में अभी मैं बीच में थोड़ी बात कर लेता हूँ कि कांग्रेस गुजरात में क्या है कि कांग्रेस लोगों में जिंदा है, कांग्रेस में कांग्रेस जिंदा नहीं है। इसीलिए तो 27 साल से बीजेपी है, फिर भी 50-60 सीट कांग्रेस की आती है। जब 27 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन है फिर भी आती है, इसका मतलब है कि लोगों में कांग्रेस है मगर कांग्रेसियों में कांग्रेस नहीं है। मनोज मिस्त्री जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और बड़ी दिलचस्प बात कही है कि कांग्रेस लोगों में तो जिंदा है गुजरात में, तभी कांग्रेस 60-70 सीटें ले लेती है, लेकिन कांग्रेस में जिंदा नहीं। और आज ही खबर आई है कि राजकोट में कांग्रेस के करीब 50 या 100 जो है कार्यकर्ता उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। लगातार ये होता है कि यहाँ पर जो है गुजरात में अगर कहें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, लेकिन कई विधायक छोड़ गए, कई कार्यकर्ता छोड़ गए, कई बड़े नेता छोड़ गए। यहाँ तक कि हार्दिक पटेल जो यहाँ के जो है कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो गुजरात में कांग्रेस जो है कांग्रेसियों में जिंदा नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात की, मैं उस पर आऊं उससे पहले एक बार जरा सुन लेते हैं ये जो चुनावी रंग चल रहे हैं, इस रंग के बीच प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए एक बार सुन लेते हैं। અને કેવા કેવા લોકોએ આ નર્મદાને આડે આવ્યા હતા. તમે જોયું હશે ગઈકાલે છાપામાં એક ફોટો છપાણો હતો. એક નેતા કોંગ્રેસ પાર્ટીના કયા મોઢે તમારી પાસે વોટ માંગવા આવે ત્યારે પૂછજો, તમે પૂછો લે ભાઈઓ, આ કોંગ્રેસ વાળાને પૂછો. હું એક સવાલ કહું, તમે પૂછશો આ નર્મદા અમારા કચ્છ કાઠિયાવાડના લોકોને પીવાના પાણી માટેની એક જ જગ્યા હતી. એ નર્મદાનું પાણી 3 દાયકા સુધી રોકી રાખ્યું. કોર્ટ કચેરીઓમાં ધસડી ગયા, મુસીબતો કરી અને પાણી ન પહોંચ્યાના માટેના બધા આંદોલનો કર્યા, બદનામ કર્યું ગુજરાતને. દુનિયાભરમાંથી કોઈ પૈસા ના આપે ગુજરાતને, વર્લ્ડ બેંક પૈસા ના આપે, આવું બધું કર્યું. એ બહેન જે આંદોલન ચલાવતા ને એમના ખભે હાથ મૂકીને ગઈકાલે કોંગ્રેસના એક નેતા પદયાત્રા કરી રહ્યા હતા. बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने,
डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें, वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો। અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો મેદાનમાં। આ औकात બનાવવાના ખેલ જવા દો ભાઈ। ગુજરાત રાજ્યની રચનાથી આપણે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની એ સરકારો જોઈ ને ભાજપની એ સરકારો જોઈ। આ ગુજરાતનો દરિયા કિનારો સ્મગલિંગથી, દાણચોરીથી ધમધમતો દરિયા કિનારો, અનેક પ્રકારના ગુનાઓ અને ગુજરાતમાં છાસવારે થતા રમખાણો, કર્ફ્યુ અને એના લીધે ગુજરાતનો વિકાસ ખોરંભાતો હતો અને કોંગ્રેસિયાઓના પેટનું પાણી એ નતું હાલતું ભાઈ। હાલતું તું કહો। નરેન્દ્રભાઈની સરકાર આવી, ભાજપની સરકાર આવી, 20 વર્ષથી કર્ફ્યુનું નામ જોયું છે ભાઈ કોઈએ? જરા જોરથી બોલો, જોયું છે? કચ્છ હોય કે દરિયા કિનારો હોય જામનગરનો, કોઈની હિંમત નથી દાણચોરી કરી હથિયારોનો અહીંયા સ્મગલિંગ કરે। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે જેને ગુજરાતમાં સુરક્ષા આપી છે। तो गुजरात की लड़ाई औकात पर आई। आप सुन रहे थे किस तरह से गुजरात की चुनावी जंग में, चुनावी लड़ाई में अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है और इन बयानों से जो है एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव का एजेंडा सेट किया जा रहा है। क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने औकात की बात कर दी। प्रधानमंत्री को कहा कि इस बार औकात दिखा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई मेरी औकात क्या, मेरी तो कोई औकात ही नहीं, मैं तो सेवक हूं। साथ साथ उन्होंने उनके लिए जो शब्द पहले कहे गए थे, चाहे वो मौत का सौदागर या दूसरे शब्दों, उन सब का जिक्र कर दिया। इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर चयनिका उनियाल जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, डॉक्टर जगदीश पटेल जुड़े हुए हैं, मेयर रह चुके हैं सूरत के और बीजेपी के नेता हैं, और मनोज मिस्त्री जी जुड़े हुए हैं, गुजरात गार्डियन के संपादक हैं, यहाँ के वरिष्ठ नेता है। तो चयनिका जी, एक तरह से जो मनोज जी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जो है, मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि मुद्दे दूसरे हो सकते थे लेकिन आप ही लोग इस तरह के बयान दे देते, क्या कांग्रेस ने कभी स्ट्रैटेजी रूम में आप लोग ये चर्चा करते हैं कि इस तरह के बयानों से बचा जाना चाहिए? अपने नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को कहते हैं भाई इस तरह के अगर निजी हमले ना हो तो उससे क्या है कि आप लोग अपना जो एजेंडा सेट करना चाहते हैं उस एजेंडा पर आप जो है चुनाव हो पाए। देखिए, मैं इस बारे में एक ही बात कहूँगी कि मोदी जी को इस बात के लिए बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि आप ये देखिए, ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कांग्रेस की विधवा जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। ये वही मोदी जी हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री ने भरी संसद के अंदर किसी महिला सांसद को शूर्पणखा कहा। नहीं, शूर्पणखा नहीं कहा था आपको, मैंने पहले नहीं रोका। उन्होंने कहा इस हंसी से कुछ याद आता है, ये कहा था। नहीं वो नहीं सिंबल, लेकिन सवाल ठीक है। नहीं, शूर्पणखा जैसे भी उन्होंने शूर्पणखा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वो तो सोशल मीडिया पे लोगों ने शब्द का निकाला। वो तो नहीं, मेरा नहीं ठीक है। आप सवाल यहाँ पर चुनाव में नैतिक, मैं कह रहा हूँ कि आप ये ठीक है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नुकसान इसमें किसका हो रहा है? कांग्रेस का। वो कह रहे हैं ना कि कांग्रेसियों में जिंदा नहीं है कांग्रेस, क्योंकि आप लोग ब्लंडर कर देते हैं और आप लोग ट्रैप हो जाते हैं। मौत का सौदागर या चाय वाला या नाली का, गंदी नाली का कीड़ा। आप ये देखिए ना, आप ये देखिए कि मैंने कुछ सवाल किए शुरुआत में, वो मैं आऊंगा उस पर, जवाब नहीं आया। मैं आऊंगा उस पर, मैं आऊंगा। एक और अब जब आप मेरे पास लाए हो तो मैं एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रख देती हूँ कि आपके गुजरात विधानसभा का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, कि पिछले 2 साल
साल में पिछले 5 साल में 1000 जो है महिला स्कूल बालिका विद्यालय बंद हुए हैं। ठीक है, अगर बालिकाओं के नामांकन की हम बात करें तो वो जो 41.98% होता था वो नामांकन भी घट करके 38.80% समथिंग हो गया है। तो उस तरह आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप उल्टा जा रहे हो और आप कह रहे हो कि गुजरात में विकास हो रहा है। ठीक है, मैं आपको शिकायत नहीं रही इन मुद्दों पे, मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं इन मुद्दों पे जरूर बात करूंगा 1 घंटे में। शब्दों पे अड़े रहिए, हम मुद्दों पे अड़े रहिए। आप बिल्कुल मुद्दों पे अड़े रहिए, हम मुद्दों पे अड़े रहिए। शैलिका जी, आप मुद्दों पर अड़िए, मैं तो कह रहा हूं मैं मुद्दों पर उनसे सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो क्यों ऐसी स्ट्रैटेजी, उसके नेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं जिससे कांग्रेस के लिए खुद मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपने कहा वो मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो जगदीश जी, सवाल यह है कि डेवलपमेंट की जब बात होती है, वो कह रही है कि विधानसभा का आंकड़ा है, मुझे नहीं मालूम इस आंकड़े को आप मनोज जी भी ऑथेंटिक वो देखेंगे कितना ऑथेंटिक है। वो कह रही है 1000 कन्या विश्वविद्यालय जो बंद हुए हैं, हम इस वक्त, ठीक है हम लोग, हाँ स्कूल बंद हुए हैं, हम इस वक्त जो है वीर नर्मद यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये तो पुरानी यूनिवर्सिटी, वो कह रहे हैं 27 साल में या फिर पिछले कुछ सालों में यहाँ पे यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाएगी आपकी सरकार ने। देखिए, आंकड़ों में पढ़ना हो तो ऑफिशियल उसका जो पेपर्स है उसमें निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये 1000 वाला आंकड़ा भी सही नहीं है। और दूसरी बात मैं बोल सकता हूं कि 7 यूनिवर्सिटी थी जब बीजेपी ने यहाँ रूलिंग में आई थी 95 में, इसके बाद अब बढ़कर वो 64 हुई है। उसकी भी लिस्ट है और वो लिस्ट सारी जगह वेबसाइट पर मिल सकती है। तो ये चीज़ें ये नज़रअंदाज कर देते हैं, ये मानते हैं कि हमने बनाई, उसके बाद कोई बनी ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कि 64 बनी है और 64 सूरत में भी बनी है, सूरत की भी लिस्ट आपको मिलेगी। नहीं, सी यूनिवर्सिटी है वो जो गवर्नमेंट ही उसका रिजोल्यूशन पास करके देती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि यूनिवर्सिटी ये बनी है और इतनी हो रही है। फिर भी एक चीज़ है, ये जो ड्रॉप आउट रेशियो था उस समय कितना था, अब ड्रॉप आउट रेशियो कितना है। गुजरात को कंसर्न है तब तक मैं बताऊं कि कितने इंजीनियरिंग, कितने मेडिकल स्टूडेंट स्टडी करने के लिए साउथ के कोई स्टेट में उसको जाना पड़ता था, नॉर्थ के कोई स्टेट में जाना पड़ता था। आज ये हालत है कि गुजरात में भी इतनी इंजीनियरिंग सीटें हैं कि सीटें खाली पड़ती है और फिर उसका क्राइटेरिया है उसको वेरी करके बाद में एडमिशन देने पड़ते हैं। तो ये सिचुएशन है आज गुजरात का। कोई बच्चा अपनी मर्जी से जाए अलग चीज़ है, लेकिन उसको जाना पड़े, यहाँ सीट अवेलेबल नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। ओके, मैं मनोज जी, क्योंकि ये जो शिक्षा की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर जो है वो इशू उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी गुजरात मॉडल की बात होती है तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ बच्चियाँ का ड्रॉप आउट बहुत है स्कूल से। अभी चैनिका जी ने जो आंकड़ा दिया, आप उसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या 1000 कन्या स्कूल बंद हुए हैं, तो अगर बंद हुए तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सूरत में यूनिवर्सिटी जो है बीजेपी शासन में कोई खोली नहीं। ऐसा नहीं है। सूरत में 5 यूनिवर्सिटी अभी शुरू हो गए, वो प्राइवेट हैं, बात अलग है, वो गवर्नमेंट रन नहीं करती है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं। मोदी जी जब पहली बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, शायद किसी को मालूम हो या न मालूम हो, मुझे मालूम है क्योंकि मैं 42 साल से उनके साथ हूँ और मैंने देखा है कि सब पहली बार वो गांव में गए थे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने चलवाया था। जब आदिवासी इलाके जो हैं हमारे, जो अभी जो उन लोग टारगेट करके चलते हैं, वो कांग्रेस से ज़्यादा प्रभावित थे। वहाँ बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं तक पढ़ती थी, उससे आगे पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि उसको मजदूरी के लिए जाना पड़ता था, परिवार गरीब रहते थे, खेतों में चली जाती थी या तो कोई खानगी कारखाने में चली जाती थी। उसके बाद जो ड्रॉप आउट रेशियो की बात है बिल्कुल कम हो गई है। और आज क्या है कि आज इनबैलेंस हो रहा है। आदिवासी के लोग जो एरिया है वहाँ एजुकेशन रेशियो ज़्यादा है, वहाँ ग्रेजुएट भी होते हैं और पीजी भी होते हैं और साइंटिस्ट भी होते हैं, इंजीनियरिंग भी होते हैं। आप आदिवासी जो इलाका है पूरा अंबाजी से लेके उमरगांव तक आप जाइए तो आपको वहाँ जो लड़के गांव के जो चौराहे पे बैठे वो अंग्रेजी में बात करने में आपको सुनेंगे, उसको अंग्रेजी में बात करते हैं, आराम से बात कर लेते हैं। और हम बोलते हैं आदिवासी बोलते हैं, हकीकत में वो आदिवासी नहीं है, अब तक थे। वो आदिवासी एरिया है, आइडेंटिफाई एरिया है, वो सालों से वहीं रहते, तो आदिवासी है, उसको कोई मना नहीं कर सकते और उसकी आइडेंटिटी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मगर जो एजुकेशन रेट है वो राइज हुआ है, काबिल लोग पढ़े हैं और पढ़ के वो नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट भी ज़्यादा। आप कहीं भी जाइए, मतलब आदिवासी की व्याख्या अब बदल गई है। हम जो मानते थे वो
तो टुक्की चड्डी वाला आदिवासी, लकड़े के बारह लेके घूमता वाला, वो आदिवासी अब नहीं रहा है। आदिवासी आप कह रहे हैं कि आदिवासी जो है उनका भी डेवलपमेंट और एजुकेशन वहां तक पहुंची, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ये इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज राहुल जी ने जो है आदिवासी इशू उठा, और हम साउथ गुजरात में सूरत में हैं, यहाँ पर जो है आदिवासी कई बेल्ट हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, और अब तक जो है ट्रेडिशनली अगर देखें तो कांग्रेस को वहां से ज्यादा सीटें मिलती रही हैं, हालांकि शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को मुश्किल होती रही है। लेकिन चयनिका जी, ये जो आज राहुल जी ने जो है आदिवासियों की बात करी और कहा कि भाई बीजेपी आदिवासियों को शहर में नहीं रहने देती, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाया। मनोज जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आदिवासियों भी अब आपको अंग्रेजी बोलते अच्छे वो मिलेंगे क्योंकि उनका डेवलपमेंट तो हुआ है, तो इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? देखिए, आदिवासियों की जहाँ तक बात है तो आपने अगर 86 वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राजीव जी के समय में आई थी, उस एजुकेशन पॉलिसी में देखें तो उसमें एक ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया गया था कि आपकी जो प्राइमरी जो ज़रूरत है किसी भी स्कूल की, वो ब्लैक बोर्ड है। और उसी में आपने देखा होगा कि आपका SC ST इवन वीमेन, उनकी एजुकेशन पे बात की गई। आपका नवोदय विद्यालय उस समय खोले गए जो कि रूरल लोगों के लिए थे, और उन लोगों के लिए थे जो हायर एजुकेशन जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, या अच्छी शिक्षा जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, ऐसे लोगों के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए। आपके रूरल यूनिवर्सिटीज़ की उसमें बात की गई। तो नींव किसने रखी? नींव तो कांग्रेस पार्टी ने रखी। लेकिन हमेशा क्या कह देती है बीजेपी कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप बेच कैसे रहे हो? और इन्होंने अभी भी कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं है। अभी तो इनका मार्च के अंदर एक बिल आया है, संशोधन बिल निजी विश्वविद्यालय का, जिसमें 11 नए जो है इन्होंने निजी विश्वविद्यालय खोलने की बात की है, जिसमें से एक विश्वविद्यालय तो अडानी जी का भी है ना। और पूरे हिंदुस्तान में आपका गुजरात पहला ऐसा राज्य बना है जहां पे सरकारी विश्वविद्यालयों से ज़्यादा संख्या निजी विश्वविद्यालयों की है। और ये आपके रिप्लाई में जो बीजेपी के मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके अंदर आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात करते हैं तो खुद RTI में निकला कि 80% आपने विज्ञापन में खर्च किया है। तो मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, तो आप ही के आंकड़े बोल रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा तो NCRB के आंकड़े बोल रहे हैं ना, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, वो तो सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन आपको अडानी अंबानी इनसे इतनी जो है दिक्कत किया, क्योंकि कई लोग जो हैं, ये मैं गुजरात में, मैं मनोज जी इस पर भी आऊंगा बड़ा दिलचस्प, क्योंकि आपने अडानी जी का जिक्र कर दिया कि यूनिवर्सिटी अडानी खोल रहे हैं, तो भाई मुझे लगता है अडानियों अंबानियों उनको यूनिवर्सिटी खोलने का भी हक है। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब आप अडानी अंबानी करते हैं तो गुजरात के लोग ये बात करते हैं कि भाई कांग्रेस को जो गुजराती उद्योगपति हैं वो अगर इतना तरक्की कर रहे हैं, दुनिया में उनका नाम हो रहा है अंबानी अडानी, तो आप गुजराती उद्योगपतियों से इतना परेशान क्यों होते? आपको तो अगर गुजरात के हक में तो आपको प्राइड होना चाहिए। गुजरात का कोई व्यक्ति निकल करके जो है वो दुनिया में इतना नाम कमा रहा है, और अंबानी तो इंदिरा जी के समय में उठने शुरू हुए थे। देखिए, मुझे वो भी आप कह सकते हैं कि वो नींव हमने रखी। बिल्कुल, मेरे को कोई अडानी और अंबानी जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात आती है, मैं खुद मध्यम वर्गीय परिवार से आई हूँ। मैं ये मानती हूँ अगर सरकारी शिक्षा नहीं होती तो मैं आज इतना पढ़ लिख करके एक विश्वविद्यालय में पढ़ाती नहीं। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसी चीजें हैं जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और आप अगर सरकार द्वारा पोषित शिक्षा को दरकिनार कर देंगे तो आप जिन आदिवासियों की बात कर रहे हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे? वो शिवनागरा में जाके नहीं पढ़ सकते, अशोका में जाके नहीं पढ़ सकते, अडानी जी की यूनिवर्सिटी में। अब आप जब शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रही हैं तो मुझे लग रहा है कि मतलब केजरीवाल जी ये दावा करेंगे कि भाई हम कांग्रेस को देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने पहले मजबूर कर। भाई मैं तो आपसे अभी 86 की एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर चुकी, नवोदय विद्यालय पे बात कर चुकी, रूरल यूनिवर्सिटी पे बात कर चुकी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर चुकी। ये सब किसने किया भाई? कांग्रेस पार्टी की सोच थी। और आप ये देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, आप खुद आंकड़े निकाल लीजिएगा मनमोहन सिंह जी की सरकार के, ठीक है, बजट कितना बड़ा। लेकिन मुझे फिर बताइए, अंबानी अडानी से इतना परेशानी? मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर वो फ्री एजुकेशन दे रहे हो उस यूनिवर्सिटी में, वो बड़े आराम से खोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल जी बार बार अंबानी अडानी नहीं, वो सिर्फ एजुकेशन नहीं, मैं कह रहा हूँ वो गुजरात के 2 बेटे हैं
आप कहें तो मतलब गुजरात के सपूत हैं एक तरह से अंबानी अडानी। आप राहुल जी जब जाते हैं वो अंबानी अडानी अंबानी अडानी। आपको याद होगा कि जब अभी राजस्थान के अंदर भी जब अडानी जी आए थे और उसके बाद राहुल जी से सवाल भी किया गया था, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि उनको इस बात से ऐतराज नहीं है कि कोई उद्योगपति उद्योग करे, उन्हें इस बात से ऐतराज है कि सिर्फ एक ही उद्योगपति उद्योग करे। ठीक है, क्रॉनी कैपिटलिज्म जिसको आप क्या कहते हैं शैक्षणिक भाषा में जिस शब्द को बोलते हैं, उससे उनको समस्या है, उन्हें किसी कैपिटलिज्म। मैं आता हूँ जगदीश जी ये सवाल बार बार उठता है और अंबानी अडानी मतलब देश में बार बार उठता है तो लोग मैं कुछ कहूँगा तो थोड़ा बहुत हार्श मत समझिएगा। गुजरात के प्रति इनका द्वेष, मतलब पर्सनली मैं इनको नहीं बोल रहा हूँ, राहुल जी का और कांग्रेस का द्वेष वो पुरानी बात है। और सरदार साहब जब थे तभी से ये द्वेष के बीज वहाँ थे। फिर वो नर्मदा डैम आगे बढ़ाने की बात हो, जिसकी भी नींव तो बोलेंगे कि हमने रखी है, लेकिन कितने साल तक बनने भी उसी ने नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, नींव रखना एक बात है, उसको संभालना संवर्धन करना वो दूसरी बात है। अगर उसी हालत में सारी चीज़ें रहने देते तो वहाँ इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहती। नींव डाल के उसको संवर्धन करना है, उसको बढ़ाना है, उसका विकास कराना है, ये चीज़ है। और दूसरा, अदानी अंबानी की बात नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का द्वेष करते हैं, ये अमित शाह जी का द्वेष करते हैं, सरदार पटेल साहब का द्वेष करते थे, ये इसी सिलसिले में अडानी अंबानी का द्वेष। ये कभी नहीं देखते कि अडानी और अंबानी कितने लोगों को रोजगार देते हैं, कितनी चीज़ें अपने देश में बनाते हैं, कितना टैक्स वहाँ पे करते हैं और इससे हमारे कितनी योजनाएं चलती, ये सारी चीज़ें नहीं। वो कह रहे हैं बाकी उद्योगपति नहीं बढ़ पाते और देश में दो मना किसको कहते, पॉलिसी कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक थोड़ी होती है, वो तो ओपन फॉर ऑल होती है, जो भी चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। वो कोई एक इंडस्ट्री वाले के लिए थोड़ी बनती है। हाँ, एक है बाय नेचर ऐसा होता है कि भाई राजस्थान के लोग होते हैं वो किस तरह के नेचर से होते हैं, गुजरात के लोग व्यापारी मानस के हैं तो व्यापारी मानस के हैं, वो व्यापार कर सकते हैं, अब पूरी दुनिया में कर सकते हैं, तो उसको मना कैसे करें हम लोग। ये जो आपने कहा कि गुजरात के अपमान की जो बात आती है कई बार जो है बीजेपी मैं द्वेष, ठीक है, देश की जो आपने बात की, ये जो है दोबारा चुनाव में ये मुद्दा इसलिए भी गर्मा गया है क्योंकि राहुल जी भारत यात्रा में बाकायदा जो है वो नजर आए उन लोगों के साथ जो यहाँ पर सरदार सरोवर डैम के विरोधी जाने जाते हैं। मैं मेधा पाटकर की बात कर रहा हूँ, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा मनोज जी, ये जो अंबानी अडानी बार बार हर चुनाव में आ जाते हैं, अंबानी हैं तो गुजरात के दोनों, गुजराती मानुस हैं दोनों, तो ये जब मुद्दे उठते हैं तो क्या इनको गुजरात के लोग कैसे लेते हैं? गुजरात के लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हर गवर्नमेंट इनबैलेंस होती है। नेहरू जी के टाइम पे आप देखिए, इंदिरा जी के टाइम, शायद लोग मुझे बीजेपी का प्रवक्ता कहेंगे, बात मैं कहूँगा तो एक्चुअली मैं न्यूट्रल हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं कई सालों से देखता हूँ जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने जो स्टेट के लोग होते हैं उसको प्रमोट करेंगे। मोदी जी का अडानी के साथ, अंबानी के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता है, तो बट नेचुरल है कि वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनको योजना ज़्यादा देने की भी कोशिश करेंगे। आपने शायद मालूम होगा या मुझे मालूम नहीं है, जब इंदिरा जी थे हमारे प्रधानमंत्री, जब उसका एसिसेशन हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसके बाद राजीव जी जब आए, जो मैंने सुना है वो बात सही है क्या नहीं हो मालूम नहीं है, तब वो धीरूभाई अंबानी उसके पास गए थे कुछ चीज़ लेके, और उन्होंने राजीव जी को ये बताया कि माता जी ने ये मुझे दे के रखा है, वो आपके लिए है। माता जी तो नहीं थी और राजीव बिल्कुल इनोसेंट थे, तो अब अंबानी को तो सपोर्ट तो राजीव जी ने किया था। अंबानी जी तो जब कांग्रेस रिजीम थी तब अंबानी खड़े हुए, तो तभी कई बार मैंने सोशल, आप बीजेपी और उस पर क्या कही हो तो अलग, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग सवाल कहते हैं और जो आप कह रहे हैं कि भाई हर पार्टी जो है वो उद्योगपतियों के लिए पार्टी, एक बात सही है कि बीजेपी शासन में हम माने या न माने, हम स्वीकारे या न स्वीकारे, मगर जो सामने जो चित्र दिखता है वो यही है कि बीजेपी गवर्नमेंट ये दो इंडस्ट्रियलिस्ट जो गुजरात के उनको ज़्यादा वेटेज देते हैं, वो तो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। कांग्रेस कहे या ना कहे, अपोजिशन वाले कहे या ना कहे, वो बात सही है जो लोगों के सामने है, हम आंख तो बंद नहीं कर सकते हैं। जो सही है ये करने से क्या होगा कि पूरी इंडस्ट्री इनबैलेंस हो जाएगी, जो हम मानते हैं। और बीजेपी की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है वो हमें मालूम नहीं, हो तो हिडन रहती है, मगर जो अपन पॉलिसी है और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
वो अभी पूरी इंडस्ट्री को रन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस है उन सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, कोई ना, क्योंकि कई वो सब रहेंगे तभी रोजगारी मिलेगी, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तो सवाल ही नहीं। अगर सोने की चिड़िया है तो पिंजरे में रख के क्या करोगे। लेकिन एक बात है जगदीश जी, सवाल ये है कि कांग्रेस कहती है भाई राहुल जी की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, वो कोई राजनीतिक यात्रा तो है नहीं, और उसमें कई लोग आके जुड़ रहे हैं, तो उसमें अगर मेधा पाटकर भी जाती हैं तो उस पर आप लोगों को आपत्ति क्यों होती है? देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ये जो मेधा पाटकर के प्रति गुजरातियों में जो फीलिंग्स है वो ये है कि उनकी वजह से कई साल तक नर्मदा का जो पानी था, वो ज़्यादा पानी जो रहता था वो समंदर में बह गया, और दूसरी तरफ गुजरात के कई सारे हिस्से में पानी की एक बूंद बूंद के लिए किल्लत रही थी। ये कई सालों तक हुआ, और उसके पीछे गुजरातियों के दिमाग में बिल्कुल ये इम्प्रेशन है कि ये मेधा पाटकर और उसकी टीम इसके पीछे जिम्मेदार थी। अब जो लोग उस समय रूलिंग में थे तो तभी भी उन लोगों ने ये कंट्रोल नहीं किया, और ये डैम का काम जो कई सालों पहले खत्म हो जाना चाहिए वो नहीं होने दिया, और उसके प्रति ये जाती है। तो गुजरात देश वाली बात है, अपने आप बैठती है कि हाँ, ये गुजरात के लिए कभी मेधा पाटकर ने गुजरात के लिए कुछ अच्छा सोचा हो, बोला हो, ऐसा हम लोग मानते नहीं गुजराती लोग, और उनके साथ बैठते हैं तो ये बात हमें लगती है कि हाँ, ये गुजरात द्वेषी के साथ वहाँ जाती है, लेकिन गुजरात के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकता। ये हमारी इंप्रेशन और ज़्यादा गहरी होती है, इसलिए कह रहे हैं। ओके, मैं चैनिका जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मनोज जी, क्या गुजरात के लिए, आम गुजरातियों के लिए, क्या मेधा पाटकर एक उनको खलनायक की तरह देखते हैं यहाँ पर? देखिए, मेधा पाटकर के बोलने से पहले मैं आपको सूरत की बात कहूँगा। सूरत में पहले यान बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और हजारों वर्कर थे उनमें। हर साल एक लीडर का मर्डर होता था, हर साल, क्योंकि जहाँ ये वर्कर वाली बात आती है ना, वहाँ लीडर अपने आप खड़े हो जाते हैं, और उसी में से उसका मर्डर हो जाता है या मारामारी, जो भी गुनाह होता है। मेधा पाटकर जी ने जो आदिवासियों के, जो नहर के पानी, समुद्र, ये डैम के पानी के नीचे जो लोग जा रहे थे, उनके लिए आंदोलन चला है। ठीक है, उनको जस्टिफाई होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको ज़मीन मिलनी चाहिए, उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनको मकान भी मिलना चाहिए। मगर इसको देने के सामने उसके अपोजिट साइड आप देख लीजिए तो गुजरात का जो पूरा एरिया है, मतलब हमारे समुद्र तक, कच्छ का समुद्र तक, वहाँ सूखा है। अगर ये नर्मदा का पानी वहाँ जाता है तो उनको वो साइड भी देखनी चाहिए। मात्र जो उन्होंने आदिवासी लोगों को देखा, इसीलिए गुजराती उसको नफरत करते हैं। हकीकत में नींव तो नेहरू जी ने रखी थी नर्मदा जी की, बाकी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, राजीव जी ने आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने नींव रखी थी। आज़ाद जब हुए हिंदुस्तान, तब 40 करोड़ की आबादी थी हमारी, और पूरा हिंदुस्तान डेजर्ट था, बंजर था, कहीं भी खाद पैदाद नहीं थी। वो इंदिरा जी ने किया। उस कांग्रेस के शासन में बहुत कुछ हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं। नरेंद्र भाई का असूल क्या है कि वो जो खातमुहूर्त करता है उसका ओपनिंग भी वो करता है। तो ये जोगानुजोग है, ये पूरा डैम तैयार हो गया, और नरेंद्र भाई प्राइम मिनिस्टर बने या आनंदीबेन चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने उसका ओपनिंग किया। और पूरे गुजरात, अभी गुजरात का कोई पॉकेट ऐसा नहीं है कि जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती हो। जो डेजर्ट में था पूरा आधा 75% गुजरात दुष्काल में थे, दुष्काल पीड़ित थी, ट्रेनें चलानी पड़ती थी, खेत में लोग खेत नहीं कर, बारिश नहीं होती थी। अभी बारिश हो या ना हो, समझ लो 1 इंच भी बारिश अगर नहीं होती है गुजरात में, तब भी गुजरात में खेती होगी। ये नर्मदा का इतना बड़ा योगदान है। तो ये योगदान के लिए मेधा पाटकर ने जो किया है, इसीलिए उन लोगों में नफरत है। और कांग्रेस का सबसे माइनस पॉइंट क्या है कि जो बदनाम लोग हैं आम जनता में, उसको वो साथ में लेके चलते हैं। जैसे पहले बूट लेकर चलते थे, चुनाव आते थे तो बूट लेकर को दे देते, भाई इस पॉकेट में आपको जाना है, इतना बूट के उसके इतने पैसे बांटने का, इतनी जो करना है उसको काम कर। उसके मैनेजर वही थे जो बूट लेकर लोग थे। बीजेपी में ऐसा नहीं है कि बीजेपी में बदनाम लोग नहीं है, मगर वो पर्दे के पीछे हैं। पॉलिटिक्स में हर चीज जायज है। बीजेपी वाले भी यही कराते हैं जो कांग्रेस वाले कराते थे। अभी कांग्रेस वाले करा नहीं सकते क्योंकि उसका फंड नहीं है, और बीजेपी के पास फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिहाइंड कर्टेन जो चलता है
वो फ्रंट में करवाते थे, वो बिहाइंड कर्टेन करवाते हैं। तो इसीलिए बीजेपी वाइट कॉलर पार्टी है और कांग्रेस बदनाम कॉलर पार्टी है। ओके ओके चयनिका जी, ये 2 बार मनोज जी ने जो है जब जिक्र आया मेधा पाटकर तो उन्होंने कहा लोग नफरत करते हैं, और वो नफरत का बात लोगों को इस बात से पीड़ा होती है कि जो उनको जिस सरदार सरोवर डैम उसकी कल्पना तो सरदार पटेल ने करी थी आज़ादी से पहले, पंडित नेहरू ने उसकी नींव रखी और जाके जो है उसको जो रोकने के लिए लगातार जो मेधा पाटकर काम कर रही थी, उनके साथ जब चुनाव के बीच दिख जाते हैं राहुल गांधी, तो ये थोड़ा सा लोगों को खलता है। देखिए, राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है, मैं तो ये कहूँगी, और उनके साथ कोई भी आएगा और अपनी बात रखना चाहेगा, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं ना। हमारे यहाँ कोई चाइना की तरह एक पार्टी रूल तो है नहीं और एक आइडियोलॉजी रूल नहीं है। बोलिए। देखिए, लोकतंत्र में हर इंसान को जीने का अधिकार है। झोपड़पट्टी में भी लोग जीते हैं और बूट लेकर भी जीते हैं, मगर किसको अपने साथ खड़ा रखना वो हमारा राइट होता है। राहुल जी इनोसेंट है, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि राहुल जी इनोसेंट है, मगर राहुल जी जिसको लेके साथ में लेके चलते हैं और जिसका जिक्र करते हैं वो थोड़ा सोचने की जरूरत है। राजनीति में परसेप्शन इंपॉर्टेंट होता है ना। पर मैं ये मानती हूँ परसेप्शन तो बनाया जाता है। अरे जब अगर राहुल जी मेधा पाटकर के साथ घूमेंगे तो परसेप्शन तो बन जाएगा ना। कभी कभी अधिकार दूसरे व्यक्ति का शोषण भी हो जाता है। तो जब अगर वो खुद मान रहे हैं कि उन्होंने आदिवासी जिनके डूब क्षेत्र में जा रहे थे उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है, हो सकता है कि उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते दूसरे के किसी को नुकसान हुआ, पर इसका मतलब आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से नकार दें और उसके ये कहें कि वो तो बहुत बदनाम व्यक्ति है, उसने कौन सा मर्डर किया है बॉस, उसने कौन सा किसी के घर में एक डकैती डाली है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते ना, कोई अपना एक आइडियोलॉजी नहीं मैं आ रहा हूँ। हाँ देखिए, ये परसेप्शन गलत है। देखिए, किसी की जगह जमीन या किसी का घर डूब में जा रहा है, उनको अच्छा ही जो मुआवजा देना चाहिए, उनको अच्छी तरह से रिसेटल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सब मानते हैं और किया भी है, और पहले उनकी कल्पना से अच्छा और ज्यादा भी किया है, वो करना ही चाहिए, क्योंकि वो उसके कुछ ना कुछ जमीन घर मकान जो जा रहे हैं उसको देना चाहिए, और दिया भी है, कोई बाकी नहीं है। लेकिन इसको गलत तरीके से गलत रास्ते पे ले जाके ऐसी एक बड़ी योजना जिनसे लाखों लोगों को फायदा होने वाला था, तो उसमें रुकावटें डालना, ये ठीक है। नेगेटिविटी जो है उनके प्रति गुजरातियों में वो थी। अब आप उससे मिलना चाहते मिलिए, कोई रोकता नहीं है। आप उनके कंधे पर हाथ रख के फोटो खिंचवाइए, मिलिए, बातें कीजिए, खाना खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी जो इमेज है वो इमेज आपकी भी बन रही है। आपने नहीं ये हाँ मैं एक मिनट मैं आ रहा हूँ मैं नहीं उनके मैं आ रहा हूँ मैं एक मिनट मैं चयनिका जी एक मिनट सर, मैं जो बात अभी तक किसी ने नहीं कही वो मैं कह देता हूँ। ये मीडिया में इसको लेकर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी रिसर्च मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, और वो ये कि मेधा पाटकर एक इंटरनेशनल लॉबी के दबाव में भारत के डेवलपमेंट को रोकने के लिए, गुजरात में पानी ना आए उसको के लिए वो एक इंटरनेशनल एजेंट की तरह काम कर रही थी। ये आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट मिल जाएंगे। अगर फिर भी आप मेधा पाटकर के साथ खड़े रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको गुजरातियों से शिकायत नहीं होनी चाहिए। जैसा आपने कहा ना कि लोग कांग्रेस के लोगों के दिल में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेसियों के दिल में कांग्रेस नहीं। देखिए, कांग्रेसियों के दिल में बहुत कांग्रेस है और इसीलिए हम यहाँ खड़े होकर के इतनी देर से बहस भी कर रहे हैं। अगर कांग्रेसियों के दिल में कांग्रेस नहीं होती तो भाई हमारे जैसे बहुत सारे कांग्रेसी हैं जिनके घरों में सालों से, जब से पैदा हुए तब से लेके आज तक कांग्रेस का ही झंडा लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के दिल में कांग्रेस नहीं है। मेधा पाटकर के आने से आपको नहीं लगता गुजरात में नुकसान होगा? आप ये देखिए कि राजनीति में यदि आप किसी की बात को पूरी तरह से नकार दें और आप उसकी बात सुने ही नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। कभी भी आपको दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनना चाहिए। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान भारत में ये हो रहा है कि अगर मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही तो फिर आपका ये तो एकदम इसको एक साइड में, तो पहले भी होता था। ऐसा नहीं होता। तमिलनाडु का वो गांव, एक मिनट सर, नहीं सर तमिलनाडु का एक गांव है, यूपीए सरकार थी, उस गांव ने कुंभकोणम योजना का विरोध किया था। उस गांव में मेरे ख्याल से 450 लोग थे, शायद 500 लोग थे। वो 500 के 500 लोग देशद्रोह के आरोप में बंद कर दिए गए थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी थी। फिर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो उन देखनी है तो आपको तो मैं तो कहूंगी नेहरू से सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या। अरे बाबा, तो आप फिर कुंभकोणम में क्यों नहीं आपने पर्सपेक्टिव नहीं आपने मैं
अरे बाबा वो आप मुझे मैं वहां तक नहीं जा रहा, मैं तो सीधा सीधा ये कह रहा हूँ आप नहीं वो ठीक है नहीं मेरा नहीं मैं उस मेरा वो विषय मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप कह रही हैं कि जो विपक्षी है जो विरोधी है उसका पर्सपेक्टिव भी डेमोक्रेसी में सुनना चाहिए, तो फिर मैं वही पूछ रहा हूँ कुंभकोणम को उस गांव की बात क्यों नहीं आपने सुनी, उनके 400 साल। एक मिनट सर 1975 की नहीं वो छोड़ दीजिए सर, मैं वो तो बहुत पुरानी बात होगी, मैं तो ये लेटेस्ट बात कह रहा हूँ। यूपीए सरकार थी, कुंभकोणम के गांव के पूरे गांव को बंद कर दिया गया इसमें, क्योंकि वो उस योजना का विरोध कर रहे थे। सरकार उनके डेमोक्रेटिक राइट के लिए आपने नहीं सोचा, लेकिन गुजरात में आप मेधा पाटकर के डेमोक्रेटिक राइट के बारे में सोचती हैं। देखिए मुझे लगता है कि इस देश के अंदर हर व्यक्ति को एक डेमोक्रेटिक राइट है अपनी बात कहने का और अपनी बात को रखने का। अंबानी अडानी साहब को भी है, अंबानी अडानी साहब को भी है कि वो अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक राइट है तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, तो बाकी पूंजीपतियों का भी डेमोक्रेटिक राइट है कि उनको भी वही मौके मिले जो उनको मिल रहे हैं। अगर आपको शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, शिक्षा के मौके मिल रहे हैं, तो मेरा भी उतना ही अधिकार बनता है कि मुझे भी वो मौके मिले। बात यहाँ मौकों की हो रही है। आप यदि ये सोच लिया जाए कि सिर्फ अडानी और अंबानी ही चलाएंगे पूरे का पूरा बिजनेस, तो वो गलत है। अडानी अंबानी बिजनेस चलाएं ये गलत है। मेधा पाटकर से कोई नुकसान नहीं होगा गुजरात में आप? मुझे लगता है कि मेधा पाटकर से नुकसान होगा या नहीं होगा वो बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि 27 साल में जो गुजरात मॉडल आपने दिखाया, वो गुजरात मॉडल एक झूठ के धरातल पे खड़ा हुआ है और जनता को ये समझ में आ रहा है और जनता निश्चित रूप से इस बात का जवाब चुनाव में देगी। तो मनोज जी मुझे लगता है कांग्रेस शायद सेल्फ गोल कर रही है, मैं नहीं जानता, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मेधा पाटकर के साथ। और मुझे लगता है वीर सावरकर का मुद्दा भी उठाना, मुझे लगता है कि इस वक्त जो है चाहे वीर सावरकर का मुद्दा या फिर मेधा पाटकर का मुद्दा, मुझे लगता है ये सब सेल्फ। अभी ये इलेक्शन पूरा भटक गया है और मोदी जी अच्छी तरह से जानता है कि उसको ट्रैक पे कैसे लाना। इस टाइम आप देखेंगे, अब आज तक हमारे जो आदिवासी इलाका है उसमें 27 सीट है, उसमें से 9 बीजेपी के पास है, बाकी सब कांग्रेस के हैं। तो अभी आप देखेंगे पूरा जो इलेक्शन शुरू हुआ गुजरात में, सबसे बीजेपी ने पूरा जो आदिवासी एरिया उसको टारगेट किया है। मोदी जी ने पहली सभा दाहोद में की थी, जो गोधरा जो पंचमहाल मध्य प्रदेश से जोड़ता है इलाका है हमारा, और लास्ट में उमरगाम तक गए थे, अभी भी वलसाड़ में थे और व्यारा की ओर जा रहे हैं। आज अमित भाई भी निजर और व्यारा वगैरह थे। तो अभी इनको मालूम है कि ये जो पॉकेट है, जो पहले हमारे नहीं थे, वो कांग्रेस के थे, वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग को मानते थे, तो अभी वो उनको कवर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले उनके लिए कुछ किया है। आप गए या नहीं मुझे मालूम नहीं है, जो हमारे जो ट्राइबल एरिया है वहाँ आप जाके देखेंगे तो आपको सड़कें मिलेंगी, आपको बिजली मिलेंगी, आपको पानी के नल मिलेंगे, आपको शिक्षा के लिए छोटी मोटी भी स्कूल भी मिल जाएगी वहाँ। तो ये सब होने से क्या हुआ है कि आदिवासी जो लोग हैं वो अभी उसकी विचारधारा पलट रहे हैं। आपको लगता है इस बार बीजेपी, क्योंकि ये कांग्रेस का ट्रेडिशनल थोड़ा गड़ रहा है, आपको लगता है इस बार बीजेपी वहाँ पे इनरोड बनाने में कामयाब? मैं मानता हूँ, मैंने जो देखा है, कई इलेक्शन देखा है मैंने, तो अभी जो सौराष्ट्र में थोड़ा बहुत बीजेपी लॉस करेगी, तो ये यहाँ से प्लस हो जाएगा। कांग्रेस ने क्या किया है कि मैं अगर ज़्यादा कांग्रेस करता हूँ तो लोगों में इमेज जाएगी कि मैं बीजेपी की ओर से बोलता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं जो कहता हूँ सही कहता हूँ कि उन्होंने पहले वर्क किया और कांग्रेस वाले वहाँ गए नहीं, खरेखर उसको जाना ही चाहिए। एक बार इलेक्शन के टाइम आप जाते हैं फिर भी 5 साल तक आप भूल जाते, वो गलत है। आपको हर महीने, हर साल में 2 बार, 5 बार, 10 बार आदिवासी में कार्यक्रम देना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम है वो देखना चाहिए। वो नहीं किया, इसीलिए वो लोग अब मानते हैं कि कांग्रेस वाले अब हमारे नहीं रहेंगे। आज तक बम्पर मेजोरिटी वहीं से मिली है, ट्राइबल से मिली है। हमारा जो धर्मपुर के इलाका है वो सबसे ऊंचा इलाका है, इतने पहाड़ पे है, वो पहाड़ी पे नल गया, ये बीजेपी की देन है, बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। तो बीजेपी ने किया है तो बट नेचुरल है कि वो लोग बीजेपी की ओर जाएंगे। जब जो मिशनरी वाले थे तो मिशनरी वाले भी गांव में गए, वहाँ स्कूल बनाई, सब लड़के को पढ़ाया, उसको हेल्प किया, तो वो लोग मानते। जो बीच में वटाल वो बात चल रही थी ना, आंदोलन चल रहा था, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और पूरा हिंदुस्तान और पूरा इंटरनेशनल मीडिया और लोग आ गए थे कि जो हमारा डांग प्रदेश है गुजरात का, वहाँ वटाल प्रवृत्ति चल रही है, सब आदिवासी को क्रिश्चियन बना रहे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम लोग वहीं थे, हमारा अड्डा वहीं थे,
कुछ भी नहीं हुआ था। सवाल ये था कि जो मिशनरी वाले हैं उन्होंने वहाँ स्कूल खोली, वो गांव में गए, उस लड़के को पढ़ाया, उसको ABCD सिखवाया और उसको रोजगार भी दिया और हेल्थ भी दिया, तो स्वाभाविक है वो उसके पीछे उसको फॉलोअर बन जाएंगे। वहाँ किसी ने न तो चर्च टूटा है, न मंदिर टूटा है, न कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि वहां पर मैं आ रहा हूँ चयनिका जी हाँ वो इतना अच्छा चीजें दिखा रहे हैं। मुझे अभी का ध्यान आ गया कि मैं सूरत में ही गई थी, व्यापारियों का कोई डेलीगेशन था जो अपना मांग पत्र दे रहा था। जब ये पानी की बात कर रहे थे तो मुझे उनकी याद आई कि वो उस मांग पत्र में एक लाइन जो लिखी हुई थी, वो बिंदु ये था कि 60,000 ऐसी दुकानें हैं जहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है और उसके बावजूद भी जो है उनसे टैक्स लिया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि आप मैं आ रहा हूँ मांग पत्र, मैं मांग पत्र की बात कर, और ट्राइबल की भी इतनी अच्छी इमेज आप बता रहे हो। आप सारी चीजें तो बेच डाल रहे हो, आप स्कूल बंद कर रहे हो, निजी स्कूल खोलने में आप लगे हुए हो। मैं आपको खुद बता रही हूँ कि आपके सूरत में 140 निजी स्कूल के मुकाबले में सिर्फ 5 सरकारी विद्यालय खुले हैं। तो आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज में फंड बंद कर रहे हो, हिफा के थ्रू लोन दे रहे हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 950 करोड़ का लोन लिया, ये तो पब्लिक है। IIT ने 1000 करोड़ का लोन लिया, ये पब्लिक है। तो आप उन ट्राइबल्स को भविष्य में देने वाले क्या हो? देखिए, आज हर एक ट्राइबल एरिया में नज़दीक से नज़दीक स्कूल मिले। वो जो बिल्कुल जर्जरित बिल्डिंग्स थी, वहाँ बच्चियों के लिए टॉयलेट की भी सुविधा नहीं थी। और ये जब वहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्डिंग बना के उनके लिए शिक्षा की पूरी व्यवस्था, आश्रमशालाएं बनाई, हर एक मंडल में एक कम से कम एकलव्य विद्यालय वहाँ बना। ये सारी चीज़ें, राजपीपला में ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी है, दाहोद में बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी बन रही है। ये सारी चीज़ें मेडिकल कॉलेज के साथ, राजपीपला में मेडिकल कॉलेज आ रही है, दाहोद में आ रही है, सारे ट्राइबल एरिया है। और ट्राइबल एरिया की बात करते हैं, मैं बताऊँ एक बात मैं बताऊं कि जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना, वो ट्राइबल एरिया में बना, और उसकी वजह से वो पूरा एरिया कितना अच्छी तरह से बदला है। मैं तो किसी भी कांग्रेसी के मैंने फोटोग्राफ नहीं देखे कि वहां विजिट के लिए गए। शायद आप भी नहीं गई होगी, आपके दिल में होने ही चाहिए नहीं तो अरे नहीं, इसका मतलब आप नहीं, आपने सरदार पटेल आपके दिल में, बहुत अच्छी बात है, दिल में रहना चाहिए। पर सवाल यह है कि सरदार पटेल अगर दिल में है तो क्या इंदिरा जी, राजीव जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आपके दिल में नहीं है? बिल्कुल हमारे दिल में है। तो फिर सवाल यह कि इस देश में कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 3,500-4 हजार योजनाएं जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर है। आपने उनके बड़े बड़े स्टैचू सब जगह लगवा दिए, लेकिन सरदार पटेल के स्टैचू से समस्या नहीं है। स्टैचू की जो मार्केटिंग होती है और जिस तरीके से इतिहास को दूषित करके बताया जाता है, उससे समस्या। इतिहास को, सरदार पटेल को लेकर कौन सा इतिहास दूषित हुआ? जो आप ये दिखाते हो कि मतलब, आपसे मेरा मतलब है कि जो वर्तमान जो रिजीम है, जो ये दिखाती है कि किस तरीके से नेहरू और सरदार पटेल में दुश्मनी थी या सुभाष बाबू में और पर्सनल दुश्मनी थी, ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को आप व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पे चित्रित करने की कोशिश करते हो, वो इतिहास को दूषित करना ही है। वो मैं पूछ रहा था, लेकिन मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप गई हैं, आप गुजरात में इतने समय से हैं, क्या आप गई सरदार पटेल की प्रतिमा को देखने? जी, मैं तो यहाँ पे पिछले 1 हफ्ते से हूँ, 18 तारीख से, और जो काम मुझे मिला है मैं वो देख रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई भ्रमण करने या पर्यटन करने तो देखने जाएंगे क्या सरदार पटेल की प्रतिमा? मौका मिलेगा तो क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि ये जो अभी जगदीश जी ने कहा ना, वो बार बार बात आ रही है गुजरात चुनाव में, भाई कांग्रेस का आप लोग कह रहे हैं दिल में, लेकिन कांग्रेस का एक नेता भी वहाँ श्रद्धांजलि देने नहीं जाता सरदार पटेल। श्रद्धांजलि देने के लिए किसी स्टैचू के सामने जाके श्रद्धांजलि देना कोई वो वाली बात नहीं है। वो कह रहे हैं भाई स्टैचू की बस ठीक है। वो कह रहे हैं कि दिल में दे देते। एक चीज बताइए, होने चाहिए नेहरू जी के और इंदिरा जी की भी नहीं होने चाहिए स्टैचू। देखिए, जी का बहुत बड़ा हमने प्रॉब्लम ये है कि सरदार और गांधी जी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बट गए हैं। बीजेपी वाले सुनिए, मुझे सुन, मैडम प्लीज फिनिश मी। बीजेपी वाले ऐसे मानते हैं कि सरदार हमारे हैं, और है कांग्रेस के भी हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, सरदार साहब तो देश के हैं भाई, देश के हैं, सब देश के, और हम भी कांग्रेस के। हाँ, वो पूरे देश के हैं, मगर जो इतिहास को मरोड़ के रखते हैं और वो उसके लिए आइडियोलॉजी वाला चाहिए। जैसे वो पहले पीके था ना, वो एडवाइजर थे जब मोदी जी पहले चुनाव
किया, उसके वो क्या क्या पीछे क्या था, क्या पूछ उसका ठीक है, वो जो अब अलग-अलग तो उसके पीछे वो था, वो गाइड करते थे कि इतिहास को कैसे रजू करना है लोगों के सामने। जैसे हमारा जो प्री रिकॉर्डिंग कार्यक्रम होता है तो उसमें कहाँ कट करना है, कहाँ ऐड करना है, ये लोग जानते हैं। अभी लाइव है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो वैसे सरदार के लिए सरदार थोड़ा जनूनी था, आक्रामक था और आइडियोलॉजी भी थी उनके पास। जब वो 542 जो रजवाड़े थे पूरे हिंदुस्तान में, उन सबको एक किया था। और लास्ट में जब वो हैदराबाद वाला जो उन्होंने कब्जे किया, एक किया, तब की इस चीज़ की से आपको मालूम है या मुझे, आप प्रोफेसर, आपको मालूम होगा ही, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बंदूक की नोक पे साइन करवाया था। तो वो जुनून था, वो जरूरी है। जो हमारे देश के लिए जिनको इंटीग्रिटी होती है, देश के लिए जो भावना होती है, तो पॉलिटिक्स में सब जायज़ है। वॉर एंड लव में जो हम कहते हैं ना कि वॉर एंड लव में सब कुछ जायज़ है, तो पॉलिटिक्स में सब जायज़ है। मगर आपको काउंटर कितना करना है। पहले तो बीजेपी की 2 ही सीट आती थी जब पूरे हिंदुस्तान में गुजरात थी। अभी बीजेपी वाले 100% दूध के धोए हुए नहीं है, ऐसा नहीं सब पवित्र गंगा जैसे हैं। कांग्रेस वाले उसको जहां मौका मिले उसको काउंटर करना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों के दिमाग में जाना चाहिए। वो कांग्रेस नहीं कर पाती है, ये आपको स्वीकार ना ही होगा। ओके, चलिए मुझे बहुत संक्षेप में मुख्य मुद्दे गुजरात के, और मैं खास करके सूरत में, आप दक्षिण गुजरात में मुख्य मुद्दे क्या होंगे? हमारे मुद्दे यही हैं जो मैंने आपको बोला कि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं कि हम लड़कियों को जो है फ्री शिक्षा देंगे। हम ये बात भी कर रहे हैं कि हम 500 से लेके 20,000 तक का जो है वजीफ़ा जो है छात्र छात्राओं को देंगे। हम ये भी बात कर रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे। हम ये भी बात कर रहे हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर देने की भी बात की गई है। बिजली पे 300 यूनिट बिजली जो है 300 यूनिट फ्री देने की बात की गई है। और आपके मेन जो मैंने चिकित्सा की बात की थी, स्वास्थ्य की बात की थी, तो फ्री दवाइयों की बात की गई। 10 लाख तक के चिकित्सा फ्री देने की बात असर दिख रहा है फ्री का। राजस्थान में देखिए ना, केजरीवाल जी राजस्थान में नहीं है। नहीं, ठीक है, केजरीवाल जी राजस्थान में नहीं है, पिछली ओके, गवर्नमेंट में ही ठीक है। अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री जी, रहते हुए फ्री जगदीश जी, मुख्य मेडिसिन मुद्दा की आप बात लोगों आ के लिए, गई। क्योंकि गुजरात का चुनाव कई मुद्दों पे बटा हुआ दिख रहा है। देखिए, हम लोगों ने इतने सालों में जो विकास किया है वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि ये हमने किया है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ये फ्री चिकित्सा की बात कर रहे, केजरीवाल जी की बात दिल्ली में जो भी हुई है, हम कई सालों से आयुष्मान कार्ड के तहत किसी भी हॉस्पिटल में 5 लाख तक की तो सुविधा दे रहे हैं। इससे आगे भी है तो गवर्नमेंट उसमें बिल्कुल हिस्सा ले रही है। ये तो हम पहले से कर रहे हैं। हर घर में बिजली होना, ये शायद ही और कोई स्टेट में होगा। यहाँ हर घर में बिजली रहती है और इसके लिए शायद गुजरात इसका गौरव ले सकता है। दूसरा बात हुआ, अडानी अंबानी की बात हर बार कर रहे हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर स्टेट में अगर आप पॉलिसी के तहत कीजिए, जिसको भी उसका फायदा लेना है वो अपने आप ले पाएगा। वो बहुत अंबानी अडानी अगर हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी राजस्थान ने इनवाइट किया कि आप यहाँ भी लगाओ, लेकिन तो बात तो ये औकात बनाम विकास जो है, ये इस चुनाव में एक बार फिर जो है ये मुद्दे बन रहे हैं। और अभी तो शुरुआत हुई है और एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, कांग्रेस के, वो यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी अपनी तरह से मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन आज जो जैसा जिसका हमने जिक्र भी किया, प्रधानमंत्री ने आज औकात को लेकर जो मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था उसका पलटवार किया उस पर, और साथ साथ ये भी कहा कि ये मेरी औकात पे नहीं बल्कि विकास पे चुनाव होने चाहिए। सवाल ये है कि डेवलपमेंट के मुद्दे आने वाले दिनों में कितने उठ पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा, या फिर भावनात्मक मुद्दों पर ही जिस तरह से होता है चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इतना तय है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच ये जो चुनावी मुकाबला है ये दिलचस्प हो गया। इसीलिए गुजरात पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया चैनिका जी, जगदीश जी और मनोज मिस्त्री जी आपका। और सूरत से फिलहाल आज 2 टूक में इतना ही। नमस्कार।